Assalamu alaikum student. Today we are going to study chemical ionization. Chemical ionization is a soft ionization technique used in mass spectrometry. This was first introduced by Burnbay, Munson and Frank H. Field in 1966. It is used to produce more abundant molecular ion when molecule under investigation fragments using EI. यानी केमिकल आयोनाइजेशन एक सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है और हम इसे यूज़ कब करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड में कि वो एक हार्ड आयोनाइजेशन टेक्निक है जिसके रिज़ल्ट में जो भी हमारे पास एनालाइट मॉलिक्यूल होता है जब उसकी आयोनाइजेशन की जाती है तो वो मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट होता है. ड्यू टू हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूलर आयन बनता है वो मज़ीद उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है और हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक विजिबल नहीं होती मैस स्पेक्ट्रम में. तो उस सूरत में हम केमिकल आयोनाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं जब हमें मॉलिक्यूलर वेट की डिटर्मिनेशन करनी हो. It is a lower energy process than EI. The lower energy yield less or sometime no fragmentation and usually a simpler spectrum. जो chemical ionization है वो as compared to electron ionization low energy process है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे पास जो molecular ion बनता है उसकी fragmentation कभी कभी होती ही नहीं है या बहुत ही लेस फ्रेगमेंटेशन होती है, जिसकी वजह से हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है मैस स्पेक्ट्रम वो सिंपल होता है. अब देखें यहाँ पर एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 290 है. ये देखें मॉलिक्यूलर वेट इस कंपाउंड का 290 है. एस्टर है ये कंपाउंड. अगर ये देखें इसका हमने ये जो मैस स्पेक्ट्रम है ये हमने इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड के थ्रू रिकॉर्ड किया है. यहाँ पर 290 पर कोई भी आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक नज़र नहीं आ रही और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स आयन की पीक्स नज़र आ रही हैं. अब दूसरा मैस स्पेक्ट्रम देखें सेम कंपाउंड का है जिसको हमने केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक के थ्रू रिकॉर्ड किया है. अब यहाँ पर देखें आपके 291 पर आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर आयन पीक नज़र आ रही है और इसमें फ्रेगमेंटेशन का पैटर्न देखें कि फ्रेगमेंटेशन इसमें बहुत कम है. तो हमने सेम मॉलिक्यूल का दो टेक्निक के थ्रू मैस स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करवाया है. तो आप देखें कि दोनों मैस स्पेक्ट्रम में कितना ज़्यादा डिफरेंस है. सिमिलरली आप एक स्पेक्ट्रा और देख सकते हैं. ये भी सेम कंपाउंड का मैस स्पेक्ट्रा है. इसमें देखें जो स्पेक्ट्रा इस वक्त आपको शो हो रहा है इसको हमने इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड के थ्रू रिकॉर्ड किया है. ये कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 200 है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मैस स्पेक्ट्रम में यहाँ पर 200 पर कोई मॉलिक्यूलर आयन पीक विजिबल नहीं है, जबकि यहाँ पर आपको केमिकल आयोनाइजेशन मैस स्पेक्ट्रम में 201 पर मॉलिक्यूलर आयन पीक नज़र आ रही है और ये बहुत ही सिंपल स्पेक्ट्रा है. जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि केमिकल आयोनाइजेशन एक सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक है जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन बहुत कम होती है और जो मॉलिक्यूलर आयन होता है वो इसको हम केमिकल आयोनाइजेशन मैस स्पेक्ट्रम में बहुत इजीली उसे हम विजिबल कर सकते हैं. इन केमिकल आयोनाइजेशन reagent gas such as methane, isobutane और ammonia is introduced into the electron ionization chamber at high pressure. अब इसका जो केमिकल आयोनाइजेशन टेक्निक है वो किस तरह से वर्क करती है. केमिकल आयोनाइजेशन की इंस्ट्रूमेंटेशन सेम वैसी ही है जैसी कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन की थी. डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर हम डायरेक्ट एनालाइट मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते थे जिसके रिजल्ट में मॉलिक्यूलर आयन बनता था और हाई एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूलर आयन की फ्रेगमेंटेशन हो जाती थी. यहाँ पर बजाय हम डायरेक्ट आयोनाइजेशन चैम्बर में एनालाइट के मॉलिक्यूल के बजाय हम क्या लेते हैं यहाँ पर रिएजेंट गैस जिसे हम कैरियर गैस भी समटाइम कहते हैं. हम रिएजेंट गैस को आयोनाइजेशन चैम्बर में एंटर करते हैं. रिएजेंट गैस कौन सी हैं? मीथेन, आइसोब्यूटेन और अमोनिया. इन गैसेस को हम एज अ रिएजेंट गैस यूज़ कर सकते हैं. इनको हम
इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन चैम्बर में एंटर करते हैं एट हाई प्रेशर। इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड में हम सैंपल एनालाइट मॉलिक्यूल का जो प्रेशर था वो बहुत कम रखते थे, यानी कि 10⁻⁵ टोर। यहाँ पर देखें जो प्रेशर है आयोनाइजेशन चैम्बर में वो कितना रखा गया है, 1 टोर। यानी कि यहाँ पर जो रिएजेंट गैसेस एंटर की जाएंगी आयोनाइजेशन चैम्बर में वो हाई प्रेशर पर हम एंटर करते हैं। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, द केमिकल आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट बाय इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन ऑफ रिएजेंट गैस इन एन इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन सोर्स। अब यहाँ पर ये जो मीथेन गैस जिसको हमने आयोनाइजेशन चैम्बर में एट हाई प्रेशर एंटर किया है, इस पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, जिसके रिजल्ट में होता क्या है कि ये रिएजेंट गैस आयोनाइज हो जाती है बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि इस रिएजेंट गैस का प्रेशर हाई होता है, सो अ हाई रिएजेंट गैस प्रेशर रिजल्ट इन आयन मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसके रिजल्ट में क्या होता है, जब जो रिएजेंट गैस है इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है तो फिर होता क्या है कि जो आइंस बनते हैं रिएजेंट गैस के, वो रिएजेंट गैस के आइंस न्यूट्रल रिएजेंट गैस के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं और फिर क्या बनाते हैं, सेकेंडरी आइंस बनाते हैं। अब यही सेकेंडरी आइंस होते हैं जो एनालाइट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एनालाइट के कैटाइन बनाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज आयन मॉलिक्यूल रिएक्शन कैन रिएक्ट विद एनालाइट मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनालाइट आइंस। अब देखें, आपको यहाँ पर इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं। ये देखें, ये जो चैम्बर है ये आयोनाइजेशन चैम्बर ही है। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड में चैम्बर यूज किया था, सेम वही कंस्ट्रक्शन है। ये कैथोड बना हुआ है, कैथोड फिलामेंट है। इस फिलामेंट से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस चैम्बर में आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, ये जो मॉलिक्यूल है ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये रिएजेंट गैस का मॉलिक्यूल है। रिएजेंट गैस के मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई, जिसके रिजल्ट में क्या बन गया, रिएजेंट गैस का आयन बन गया। ये कौन सा आयन है, रिएजेंट गैस का आयन है। अब जो ये रिएजेंट गैस का आयन है, देखें यहाँ पर ये रिएजेंट गैस का आयन किससे रिएक्ट कर रहा है, ये एनालाइट मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, जिसके रिजल्ट में क्या बनेगा, एनालाइट मॉलिक्यूल का कैटाइन बनेगा। और ये कैटाइन कहाँ पर, मैस एनालाइजर की तरफ मूव कर जाएगा। अब इसको यहाँ देख लेते हैं हम, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीटेड फिलामेंट, यानी कि जो आयोनाइजेशन चैम्बर में प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं फिलामेंट से। रिएजेंट गैस कोलाइड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म रिएक्टेंट आइंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन किसकी हो रही है, रिएजेंट गैस की हो रही है। देन इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन मॉलिक्यूलर रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट आयन एंड सैंपल मॉलिक्यूल। ये रिएजेंट गैस आयन है और ये एनालाइट मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा, हमारे पास एनालाइट मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि जब हम मीथेन को एज अ रिएजेंट गैस यूज करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है आयोनाइजेशन चैम्बर में। जिस तरह से आपने पहले पढ़ा कि हम 3 तरह की रिएजेंट गैसेस को यूज कर सकते हैं केमिकल आयोनाइजेशन में, मीथेन, अमोनिया एंड आइसोब्यूटेन। अब अगर हम मीथेन को एज अ रिएजेंट गैस यूज कर रहे हैं केमिकल आयोनाइजेशन में, तो किस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं। Actually, student, when we use methane as a reagent gas, the following reaction takes place in ionization chamber. In first step, methane gas. अब देखें यहाँ पर एनालाइट के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और ये रिएजेंट गैस दोनों ही आयोनाइजेशन चैम्बर में प्रेजेंट होंगी, लेकिन मीथेन गैस का चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, मीथेन गैस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से क्या बनेंगे, हमारे पास CH4 आयन बन सकता है, CH3 आयन बन सकता है। ये कौन से आयन है, ये प्राइमरी आयन है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, मीथेन गैस पर जब इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई गई तो क्या हुआ, मीथेन कैटाइन रेडिकल प्रोड्यूस हुआ। ये मीथेन कैटाइन रेडिकल मिथाइल कैटाइन में कन्वर्ट हो गया बाय लूजिंग हाइड्रोजन। ये दोनों आइंस कौन से हैं, ये दोनों आइंस हैं प्राइमरी आइंस। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, दीज प्राइमरी आइंस फर्दर रिएक्ट विद मीथेन to form CH5 positive ion, C2H5 positive ion and CH3
7 पॉजिटिव आइन। अब यहाँ पर देखें सेकेंडरी आइन फॉर्मेशन में अब हमारे पास जो प्राइमरी आइन बने थे यहाँ पर CH4 एंड CH3, ये किससे रिएक्ट कर रहे हैं? ये मीथेन गैस जो कि न्यूट्रल मीथेन गैस है, इससे केमिकली रिएक्ट करके ये CH5 C2H5 कैटाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो आइंस हैं ये क्या है? ये सेकेंडरी आइंस हैं। और ये आइंस किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ये सेकेंडरी आइन एंड सम टाइम प्राइमरी आइंस भी एनालाइट मॉलिक्यूल के साथ केमिकली रिएक्ट करके उसको कैटाइन में कन्वर्ट करता है। थर्ड स्टेप क्या होता है इसमें? प्रोडक्शन आइन फॉर्मेशन। दीज सेकेंडरी आइंस रिएक्ट विद एनालाइट मॉलिक्यूल एंड फॉर्म आइंस बाय फॉलोइंग 3 वेज। प्रोटॉन ट्रांसफर, यानी कि हमारे पास जो एनालाइट का मॉलिक्यूल है जब वो सेकेंडरी आइन से केमिकली रिएक्ट करता है तो ये सेकेंडरी आइन क्या करता है? एक प्रोटॉन इस एनालाइट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? खुद CH4 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारे पास जो ये मॉलिक्यूलर आइन पीक आएगी वो इस स्पीशी की आएगी, यानी कि हमारे पास जो एनालाइट मॉलिक्यूल है जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा उसमें आप 1 प्लस कर दें। M+1 पीक हम ऑब्जर्व करेंगे इस फॉर्म में। अब देखें यहाँ पर C2H5 सेकेंडरी हमारे पास आइन था, जब इसने एनालाइट मॉलिक्यूल के साथ केमिकली रिएक्ट करा इसने भी M+H आइन कैटाइन प्रोड्यूस किया एंड C2H4 न्यूट्रल स्पीशी प्रोड्यूस हुई। सेकंड जो मैकेनिज्म होता है वो ये हो सकता है कि हाइड्राइड ट्रांसफर के थ्रू भी एनालाइट मॉलिक्यूल कैटाइन में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पर देखें एनालाइट मॉलिक्यूल किससे केमिकली रिएक्ट कर रहा है? सेकेंडरी आइन से। अब क्या होगा कि एनालाइट मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा इस सेकेंडरी आइन के पास। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जब ये एनालाइट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन अपने अंदर से रिमूव करेगा तो ये M-1 यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया है तो ये M-1 कैटाइन की पीक शो करेगा मैस स्पेक्ट्रम में। और जो हमारे पास ये रिएजेंट गैस थी इसने क्या करा है? जो हाइड्रोजन इस एनालाइट ने रिलीज किया है वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया है और ये C2H6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन गया है। थर्ड मैकेनिज्म जो प्रोटॉन आइन फॉर्मेशन का होता है वो होता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब यहाँ पर जो ये प्राइमरी आइन था मिथाइल आइन, ये पूरा का पूरा मिथाइल आइन भी इस सैंपल मॉलिक्यूल या एनालाइट मॉलिक्यूल के साथ मिलकर अडक्ट फॉर्म कर सकता है। इस तरह हमें जो पीक इस वक्त इस फॉर्म में मैस स्पेक्ट्रम में जो हम पीक देखेंगे वो किस पर देखेंगे? M+CH3 यानी कि M+15 क्योंकि CH3 का जो मोलर मैस है मॉलिक्यूलर मैस है वो कितना है? वो 15 है। तो ये पीक हमें मैस स्पेक्ट्रम में M+15 पर शो होगी। इस तरह आपने देख लिया कि अगर हम मीथेन गैस को एज अ रिएजेंट गैस यूज कर रहे हैं तो हमें जो मैस स्पेक्ट्रम में पीक्स हम जो देखेंगे मॉलिक्यूलर आइन की वो इन स्पीशीज की वजह से देखेंगे। M+H पीक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या हम M-H पीक ऑब्जर्व कर सकते हैं या M+CH3 पीक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट जब अमोनिया को एज अ रिएजेंट गैस यूज करते हैं तो देखें किस तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं आयनाइजेशन चैम्बर में। फर्स्ट स्टेप में अमोनियम रेडिकल कैटाइन्स आर जेनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, यानी कि अमोनिया पर इलेक्ट्रॉन की जब बम्बार्डमेंट करवाई जाती है तो अमोनिया रेडिकल कैटाइन बनता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? दिस अमोनिया रेडिकल कैटाइन रिएक्ट विद न्यूट्रल अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम कैटाइन। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये जो अमोनिया रेडिकल बना था, अमोनिया रेडिकल कैटाइन बना था, ये न्यूट्रल अमोनिया से रिएक्ट करता है और अमोनियम कैटाइन प्रोड्यूस करता है। और दरअसल यही अमोनियम कैटाइन या यही अमोनियम आइन रिएक्टिव स्पीशी होती है अमोनिया केमिकल आयनाइजेशन में। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है? अमोनियम कैटाइन रिएक्ट विथ सैंपल मॉलिक्यूल बाय प्रोटॉन ट्रांसफर और अडक्ट फॉर्मेशन, यानी कि अमोनियम कैटाइन जो प्रोड्यूस हुआ है सेकेंड स्टेप में वो क्या करता है? एनालाइट मॉलिक्यूल के साथ केमिकली रिएक्ट करता है दो तरह से। या तो क्या करेगा? ये प्रोटॉन ट्रांसफर कर देगा, अमोनियम आइन प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा एनालाइट मॉलिक्यूल को, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनालाइट मॉलिक्यूल के पास एक प्रोटॉन आ गया है और हमें M+H पीक हम मैस स्पेक्ट्रम में शो होगी और यहाँ पर ये न्यूट्रल अमोनिया प्रोड्यूस हो गया है।
सेकंड इसका मेथड क्या होता है मॉलिक्यूलर आयन बनाने का, कि एनालाइट मॉलिक्यूल जब अमोनियम कैटाइन के साथ केमिकली रिएक्ट करता है तो अडक्ट फॉर्मेशन होती है, और हमें ये पीक किस पर M+NH4, हमें एक ये पीक हम मैस स्पेक्ट्रम में देखेंगे और एक M+H पीक हम मैस स्पेक्ट्रम में देखेंगे जब हम अमोनिया को एज अ रिएजेंट गैस यूज करते हैं। जब हम आइसोब्यूटेन को एज अ रिएजेंट गैस सेट करते हैं तो स्टूडेंट देखें आयोनाइजेशन चैम्बर में किस तरह से रिएक्शन होता है, और हमें जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो यानी कि मैस स्पेक्ट्रम में जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है वो किस वजह से शो होती है। अब देखें आइसोब्यूटेन जब आयोनाइजेशन चैम्बर में आयोनाइज होता है तो वो आइसोब्यूटेन कैटाइन बनाता है। अब ये आइसोब्यूटेन कैटाइन बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसमें टर्शरी कैटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही टर्शरी कैटाइन यहाँ पर क्या है, ये रिएक्टिव स्पीशी है जो किसके साथ केमिकली रिएक्ट करेगी, एनालाइट मॉलिक्यूल के साथ। दिस टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन डोनेट प्रोटॉन टू एनालाइट मॉलिक्यूल, यानी कि ये जो टर्शरी कैटाइन है ये क्या करेगी, इस एनालाइट मॉलिक्यूल को प्रोटॉन डोनेट करेगी और M+H पीक हमें मैस स्पेक्ट्रम में शो होगी। अब देखें यहाँ पर जो जब टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन, यहाँ पर देखें कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप लगे हुए थे, यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए, एक CH3 ग्रुप में से एक हाइड्रोजन कहाँ पर आ गया है, इस एनालाइट मॉलिक्यूल के पास आ गया है। तो यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से हमें एक पीक मैस स्पेक्ट्रम में विजिबल होगी। और सेकेंडरी क्या करता है, ये कार्बोकैटाइन यानी कि टर्शरी ब्यूटाइल जो हमारे पास कैटाइन बना था ये एनालाइट मॉलिक्यूल के साथ मिलकर अडक्ट फॉर्म कर सकता है। तो लिहाजा जब हम आइसोब्यूटेन को एज अ रिएजेंट गैस यूज करते हैं तो मैस स्पेक्ट्रम में हमें जो पीक्स विजिबल होती हैं वो इन दो स्पीशीज की वजह से विजिबल होती हैं, यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर M+H पीक या M+ टर्शरी ब्यूटाइल कैटाइन पीक। ये दो पीक हमें इस आइसोब्यूटेन को एज अ रिएजेंट गैस जब हम यूज कर रहे हैं तो हम इन दो पीक को विजिबल करेंगे मैस स्पेक्ट्रा में। अब देखें आप मैस स्पेक्ट्रा देख लेते हैं कुछ। अब देखें यहाँ पर जो ये मैस स्पेक्ट्रा है इसे जिस कंपाउंड का है उसका मॉलिक्यूलर मैस है 196 और इसको हमने केमिकल आयनाइजेशन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री जिसमें हमने मीथेन गैस को एज अ रिएजेंट गैस यूज किया है उस वक्त हमने ये रिकॉर्ड किया है। यहाँ पर देखें आपको मॉलिक्यूलर आयन पीक 197 पर नजर आ रही है। ये 197 पर जो आपको पीक नजर आ रही है वो किस वजह से है, ये प्रोटॉन ट्रांसफर की वजह से है। तो ये M+H पीक है। अब यहाँ पर देखें फ्रेगमेंटेशन भी है लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड फ्रेगमेंटेशन नहीं है। अब देखें इसी सेम कंपाउंड का मैस स्पेक्ट्रा किसकी प्रेजेंस में, अमोनिया की प्रेजेंस में, यानी कि जब हमने अमोनिया को एज अ रिएजेंट गैस यूज किया तो उसी सेम कंपाउंड का जिसका मॉलिक्यूलर वेट 196 था मैस स्पेक्ट्रा देखें कुछ किस तरह का है कि हमें दो इंटेंस मॉलिक्यूलर पीक्स नजर आ रही हैं। ये एक नजर आ रही है 197 पर, ये कौन सी है, M+H पीक। ये देखें यहाँ पर H आ गया है, ठीक है। ये 196 इसका मॉलिक्यूलर वेट था, 197 ये M+H पीक है और ये 100% इसकी इंटेंसिटी है। दूसरी पीक हमें नजर आ रही है कहाँ पर, 214 पर। ये कौन सी है, जब इस मॉलिक्यूल ने अमोनियम आयन के साथ क्या बनाया है, अडक्ट बनाया है। तो ये दो पीक्स हमने पढ़ा था ना कि जब हम अमोनिया को एज अ रिएजेंट गैस यूज कर रहे हैं तो जो मैस स्पेक्ट्रम है, ये जो मैस स्पेक्ट्रा है उस पर जो पीक्स विजिबल होती हैं वो एक M+H पीक होती है और दूसरी कौन सी होगी, M+NH4 आयन। ये दो पीक हमें मैस स्पेक्ट्रम में विजिबल होती हैं जब हम अमोनिया गैस को एज अ रिएजेंट गैस यूज करते हैं। देखिए अमोनिया का मोलर मैस है 14 एंड अमोनियम अगर हम देख लें तो 4 उसमें आयन है 18, यानी कि हमने क्या करना है, जो हमें ये पीक मिल रही है ये मोलर मैस से 18 इसमें प्लस कर लें तो जब हमें ये पीक मिल रही है 196 है, 196 में आप 18 ऐड करें कितना आ जाएगा, 214 आ जाएगा। तो जो पीक है ये किसकी वजह से है, ये अडक्ट फॉर्मेशन की वजह से है जो एनालाइट मॉलिक्यूल ने अमोनियम आयन के साथ बनाया है। अब ये देखें कितना सिंपल ये स्पेक्ट्रा है, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको फ्रेगमेंटेशन भी बहुत कम विजिबल है और मॉलिक्यूलर आयन पीक आप बहुत इजीली देख सकते हैं। अब देखें सेम कंपाउंड का स्पेक्ट्रा जिसे हमने किस में, आइसोब्यूटेन को जब हमने एज अ रिएजेंट गैस यूज किया तो हमें कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रा मिला। अब यहाँ पर देखें
जो हमारे पास कंपाउंड था इसका मोलर मास था, मॉलिक्यूलर वेट था 196, और मास स्पेक्ट्रम में हमें इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक 197 पर विजिबल हो रही है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है 65। ये कौन सी पीक है? ये M+H पीक है। अब देखें, आपने केमिकल आयनाइजेशन में देख लिया कि फ्रेगमेंटेशन बहुत कम होती है और हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक या मॉलिक्यूलर आयन जो है इसमें मोर अबंडेंटली प्रोड्यूस होते हैं, लिहाजा हम मॉलिक्यूलर वेट को केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हुए बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमने GCMS में मास स्पेक्ट्रोमीट्री के में हमने आयोनाइजेशन टेक्निक को स्टडी कर लिया है। 2 टेक्निक्स थी इसमें, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंड केमिकल आयनाइजेशन। यानी कि जब हमारे पास सैंपल गैशियस फॉर्म में हो, थर्मली स्टेबल हो एंड वोलेटाइल हो, तो हम जो आयोनाइजेशन मोड यूज़ करते हैं वो हम इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंड केमिकल आयनाइजेशन मोड यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मोड हम स्पेशली यूज़ करते हैं जब हमने स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना हो, एंड केमिकल आयनाइजेशन मोड हम यूज़ करते हैं जब इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन जब किसी कंपाउंड की करवाई जाती है और उसमें हमें मॉलिक्यूलर आयन पीक नहीं मिलती, तो हम केमिकल आयनाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अब हमने जो पढ़ना है इसके आगे, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा मास एनालाइजर। जब आयोनाइजेशन चैम्बर में एनालाइट मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन हो जाती है तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं? मास एनालाइजर में। मास एनालाइजर में अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशो उनकी सेपरेशन होती है और फिर उनकी डिटेक्शन की जाती है। अब जिस तरह से हमने पढ़ा कि हमने 2 डिफरेंट टाइप की आयोनाइजेशन टेक्निक यूज़ की हैं, इसी तरह से जो मास एनालाइजर होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम GCMS में कितने टाइप के मास एनालाइजर को यूज़ करते हैं। उन तमाम मास एनालाइजर को हमने डिटेल में स्टडी करना है। ओके।